टुडे एमपी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों के लिए मैं राजेश जैन सादर नमस्कार करता हूं। टुडे एमपी एक्सप्रेस ने अपना एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है पधारिए नेताजी। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सप्ताह में एक दिन बीना के जो भी नेता हैं, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस के, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। कुछ प्रश्न जो जनता के हैं वही जनता के प्रश्न भी हम उनसे पूछेंगे, कुछ प्रश्न जो हम पत्रकारों के हैं वे भी हम उनसे पूछेंगे। और इस कार्यक्रम में ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि इस प्रथम कार्यक्रम में पहले एपिसोड में हमारे बीच एक ऐसी कांग्रेस की नेत्री आई हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा है। काफी सक्रियता उनकी लगातार पूरे वर्षों में बनी रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि नेता चुनाव लड़ने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, चाहे वो जीतें या वो हारें। लेकिन इनकी एक खूबी ये रही है कि लगातार सक्रिय रही हैं और इसके साथ ही इनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस के आला कमान ने इन्हें जिला महिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया है। हम बात कर रहे हैं निर्मला सप्रे जी। निर्मला सप्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन शब्दों के साथ हम अपना यह कार्यक्रम शुरू करेंगे कि अपनी हिम्मत पे उड़ने के कायल हैं, अपनी हिम्मत पे उड़ने के कायल हैं हम, मौसमी हवाओं के सहारे नहीं, रुख हवाओं के बदले हैं हमने सदा, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं। निश्चित रूप से यह जो लाइन है जिस भी कवि ने लिखी है, उन्होंने निश्चित रूप से निर्मला सप्रे जी को ही शायद याद करके लिखी होगी, क्योंकि ये वो परिंदा है जो हवाओं से नहीं हार रही हैं और लगातार हवाओं के विपरीत धाराओं में रहते हुए अपना काम कर रही हैं। निर्मला जी, आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो हम सबसे पहले आपकी यह प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो पत्रकार आयोजित करते हैं ये होते रहना चाहिए या फिर ऐसे कार्यक्रमों से आप जैसे नेताओं को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश जैन जी कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया है। और रही बात इस टाइप के जो कार्यक्रम होना है तो वो तो होते रहना चाहिए। इससे क्या रहता है कि आप जो हम लोग से मुद्दे पूछते हैं तो उनका जवाब हम लोग सीधे के सीधे मीडिया के द्वारा हम जनता तक पहुंचा सकते हैं और जो कुछ भी रहता है इससे हम लोग को कोई असुविधा नहीं होती, बल्कि हम लोग का एक माध्यम होता है जनता से जुड़ने का। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया हो या अखबार के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया हो, ये सारी की सारी जनता से जुड़ने का एक माध्यम होता है। क्योंकि हम लोग तो राजनीतिक हैं तो हम लोगों को तो आप और पत्रकार लोगों के समक्ष रहना ही पड़ता है, तो इससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में काफी लंबे समय से, लगभग आपको 1-1.5 दशक होने को जा रहा है, तो इतना लंबे समय राजनीति करने के बाद आपको क्या लगा, राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है? चूंकि मेरी सबसे पहले मेरी जो राजनीति की शुरुआत हुई थी 2006 से हुई थी, तब से मैंने लगातार कांग्रेस विचारधाराओं से चूंकि प्रभावित थी और मेरा जो पूरा परिवार है वो भी कांग्रेस विचारधाराओं से रहा है। मेरे भाई पार्षद रहे कांग्रेस से, मेरे पिता भी कांग्रेस की विचारधाराओं से रहे, तो हम लोगों को जो अपने परिवार से मिला तो वो कांग्रेस विचारधारा से, इसी को लेकर मैंने आगे बढ़ाया। और पिछले करीब 16-17 साल से मैंने लगातार महिला, चूँकि मैं खुद महिला हूँ, काफ़ी संघर्ष किया है। मैंने दोनों पार्टियों को आंका और चूंकि मेरी खुद की विचारधारा कांग्रेस की, तो मैंने देखा कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारी जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, सारी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। और हमने ये देखा कि पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है या उपलब्धियाँ हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए यदि कोई राय नहीं लगता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। हमने अपने टिकट को लेकर कर रहे थे काफ़ी, चूँकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है नॉन पॉलिटिकल, कोई बहुत बड़े ना तो मंत्री रहे हमारे परिवार में और ना ही कोई बड़ा नेता की मैं ना तो पुत्री हूँ ना पुत्रवती हूँ। एक सिंपल परिवार की एक साधारण सी महिला हूँ। और जैसे मैंने देखा कि मैं कांग्रेस पार्टी में कुछ कर सकती हूँ लोगों के हितों के लिए, मैंने अपने लाभ के लिए कभी पार्टी का उपयोग किया ही नहीं है, ना ही मेरा उद्देश्य ये रहा कि कांग्रेस पार्टी में इसलिए ज्वाइन करूं कि मैं अपने खुद के हित के लिए देखूं। लेकिन मैंने देखा कि हम यदि किसी की लड़ाई को लड़ सकते हैं, एक महिला होने के नाते मुझे कांग्रेस पार्टी में आना ही पड़ा। और हमने यहाँ देखा कि मैं खुद भी देख लीजिए, आप मैंने 2006 में मेरी शुरुआत हुई, तो मेरा 2009 का चुनाव सीधा आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देखा कि एक ऊर्जावान लड़की जो कुछ कर सकती है अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिला के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाकर कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका का टिकट दिया। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वो है कि वो अपने यहाँ पर आने अपने अधिकारों के लिए बुलाया जा सकते। निश्चित रूप से कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका के बारे में आपने बताया।
आप लगातार आपको चुनावी अनुभव रहे हैं, काफ़ी आपने चुनाव लड़े हैं, लड़वाए भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, भाजपा की लगातार सरकार भी बनती चली जा रही है, भाजपा के विधायक भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या रहना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होगी? चूंकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, हम तो अपना पिछला चुनाव भी देखते हैं कि 2018 में जनता ने हमें संपूर्ण अपना आशीर्वाद दिया था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, जैसे कि आज आप देख लो कि आप जो उपलब्धियां, जिसे वो कहते हैं कि हम उपलब्धियां हैं, मैं तो ये कहूंगी कि जनता पार्टी की जो नाकामियां रही हैं 2018 के चुनाव में, ये भी देख लीजिए आप, उस टाइम पे महंगाई चरम सीमा पे थी। इन 5 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार हमारी कांग्रेस की बनी, विधायक खरीदे गए, सत्ता गिरा दी। यदि आपको जनता अगर इन लोग को बहुमत देती भारतीय जनता पार्टी के, तो आपको विधायक खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने कहीं ना कहीं भय था कि मुझे जनता आशीर्वाद नहीं दे रही है, या जनता, चूंकि हमने ऐसे कोई हितैषी काम नहीं किए हैं, तो जनता हमें पुनः आगे आशीर्वाद देगी, तो आपने उन विधायकों को खरीदा। और इसी डर से, क्योंकि हमारे कमलनाथ जी की जो सरकार में थी, उसमें सीधा था कि जो आपराधिक गतिविधियों के लोग हैं उन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी, खनन भू माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में लिप्त हैं, तो उनको डर था कि कहीं कमलनाथ जी ऐसा नहीं कि हम लोग के जो पुराने जो खराब काम है उनको उजागर ना कर दे और हम पर कार्रवाई ना कर दे। इसके डर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार के लोगों को, हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीदा और अपने मुंह में मिला दिया। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जनता का आज भी हम लोग पर पूर्ण विश्वास है। आज चूंकि हम लोग कुछ कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से, या जन जागरण के माध्यम से, या नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के माध्यम से, हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो जनता काफी परेशान है। आज आप देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, रसोई गैस के दाम देख लीजिए, मीठा तेल के दाम देख लीजिए, और सारी चीजें महंगाई के अलावा आपने युवाओं को क्या दिया है? निजीकरण जो हुआ है, जो आपने सरकारी संस्थाओं का निजीकरण दिया है, तो इसमें युवाओं के साथ सीधा सीधा छलावा। अभी आप वर्तमान में देख लीजिए कि पेपर लीक हो रहे हैं, मेडिकल में आपने अपने मनमौजी तरीके से आपने लोगों की भर्ती कर लीजिए, लेकिन युवा तो पढ़ने वाला है, उसको मेहनत का फल कहाँ मिल रहा है? तो ये युवाओं के लिए कुछ नहीं दे पा रही है, रोजगार के लिए उनको नौकरियां नहीं निकाली दी जा रही है। तो हर वर्ग, चाहे महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, ये सारे के सारे भाजपा से निराश हो चुके हैं। और निश्चित रूप से हमारे 2023 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। 2023 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, ऐसा आपका कहना है। आपने एक प्रश्न उठाया कि आपके विधायकों के लिए खरीद लिया गया है, कांग्रेस के विधायकों के लिए, तो इस बात की क्या गारंटी है आपकी सरकार एक बार फिर बन जाती है, फिर आपके विधायक या कांग्रेस के विधायक नहीं बिकेंगे? हाँ नहीं, मैं इस बात की पूरी गारंटी इसलिए लेते हैं कि जिसको जाना था वो चला गया है। मैं उन दोगुने लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग नहीं थे। वो खुद के स्वार्थ की वजह से जनता के दिए हुए आशीर्वाद को ठुकराकर और भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे लोग तो छटनी हो चुकी है हमारी कांग्रेस पार्टी से। अब तो शुद्ध हीरे की तरह, सोने की तरह लोग बचे हुए हैं, और निश्चित वो जो भी बचा है उसने कांग्रेस मतलब ये माना जाए कि आपकी जो कांग्रेस की आगामी रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं, महंगाई है इत्यादि, इन सब चीजों को लेकर आप लोग अब आगे मैदान में जाने वाले हैं। जी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष, जो आप जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद आपको मिला है, ये आपकी कौन सी सक्रियता को देखते हुए मिला? देखिए, जैसे कि मैंने 2006 से जैसे मैं कांग्रेस की पार्टी मैंने मतलब सक्रिय हो, कांग्रेस विचारधारा की तो मैं पहले ही थी, लेकिन मैंने अगर कांग्रेस पार्टी की 2006 से जैसे ही हमने शुरुआत की, तो तब से मेरा एक दिन का ऐसा नहीं रहा है कि मैंने किसी आंदोलन में भाग ना लिया हो, या किसी मोर्चा संगठन जो भी कुछ रहा हो, मैंने हमेशा आंदोलन किए, लोगों की आवाज उठाई है। तो इसको देखते हुए, चूंकि मैं पहले प्रदेश उपाध्यक्ष की उस पर थी, तो हमारे आदरणीय विभा दीदी ने जब देखा कि आपकी सक्रियता काफी है और आप महिलाओं की आवाज को बुलंद कर सकती हो, महिलाओं के हितों के लिए लड़ सकती हो, तो उन्होंने हमें ये जिलाध्यक्ष का पद दिया। आपके लिए जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपकी कौन सी उपलब्धियां आप मानती हैं कि आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आलाकमान को लगे कि उन्होंने सही व्यक्ति को चुना? सबसे पहले तो जैसे हमारा कभी 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे जिलाध्यक्ष से, तब से मैंने सारे, चूंकि हमारे यहाँ करीब 8 विधानसभा है, सागर शहर छोड़कर सारे में हमने दौड़े करके सक्रिय महिलाओं को निकाला। तो उनमें सक्रिय महिलाओं में जो चूंकि कांग्रेस विचारधारा की थी काफी थी, तो ऐसा होता था कि कभी कभी महिला कांग्रेस की जो महिला है उनको नगर पालिका में या पार्षद के टिकट भी नहीं होते। तो मेरी सबसे पहली लड़ाई ये थी कि जो महिलाएं सक्रिय हैं,
तो सारी, चाहे हमने गढ़ाकोटा नगर पालिका देखे, मकरौनिया नगर पालिका देखे, बीना नगर पालिका देखे, या 7 विधानसभा के सारे चुनाव जो नगरीय चुनाव है, तो उनमें जो सक्रिय महिला है, तो उनमें सबसे पहले उन सक्रिय महिलाओं के लिए चुनाव या पार्षद के टिकट के लिए मैं लड़ी, और निश्चित रूप से उससे हमें सफलता भी मिली है। मैंने उन महिलाओं के लिए नेता बनाया जो सक्रिय होने के बावजूद लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता था, तो वो महिलाएं आगे निकली। दूसरी बात क्या है कि हमने पूरी विधानसभा, 7 विधानसभा में दौड़े कर मैंने अच्छी खासी एक महिला की टीम गठित की है, जिसमें हमारी सारी ब्लॉक अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सारे कार्यक्रम में भाग लेती हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो उस पर भी आंदोलन करती हैं, या किसी महिला का शोषित काम होता है या उत्पीड़ित की जाती तो उस पर हमारी सारी महिला कांग्रेस इकट्ठे होकर उसके पक्ष के लिए मुंह दिखाती है। आपसे एक प्रश्न हम करना चाहेंगे। आपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बात करी, आपने जन जागरण यात्रा की बात करी, आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात करी, ये सारी यात्राओं के दौरान जब आप शहर में मिली योजनाओं में, तो ऐसा लगा हमें, हम लोगों के लिए, मीडिया हम लोगों की चर्चा होती है कि कांग्रेस में गुटबाजी कुछ ज़्यादा ही है। जहाँ आप जाती थी वहाँ कोई नहीं जाता था। जब भारत जोड़ो यात्रा की बीना में बारी आई तब भी कई कांग्रेसी, बड़े कांग्रेसी नेता उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो इस गुटबाजी को आप कैसे खत्म कर पाओगे यदि आपको चुनाव लड़ना है? हाँ, देखिए, ये तो आपकी गलतफहमी है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस में बिल्कुल भी गुटबाजी नहीं है। आपने ये देखा होगा कि जैसे कि हमारी कांग्रेस के 4 प्रकोष्ठमैन हैं, युवा कांग्रेस, NSCI और महिला कांग्रेस और कांग्रेस। लेकिन आपने कार्यक्रम देखा होगा ऐसा कि हम लोग जब भी महिला कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो उसमें युवा कांग्रेस भी आती है, उसी स्ट्रेंथ में NSCI भी आती है और मैन कांग्रेस आती है। तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल ना सोचिए कि गुटबाजी है। गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं है हमारी कांग्रेस पार्टी में। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस का एक कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन भी साथ में करते हैं। गुटबाजी तो भाजपा के लोगों के बीच में है जो शहरी क्षेत्र में फैले हुए हैं। आप खुद भी जानते हैं कि भाजपा में चरम सीमा पर गुटबाजी है। जिला अध्यक्ष जी कहीं जा रहे हैं, विधायक जी कहीं जा रहे हैं, और इनके जो मोर्चा संगठन है, चाहे महिला मोर्चा हो या वो हो, ये सारे लोगों में है। और यहाँ तक कि तो हम बिना विधानसभा की बात नहीं करते। उनकी गुटबाजी नजर क्यों नहीं आती? कांग्रेस गुटबाजी की चर्चा क्यों होती है? नहीं, बिल्कुल नजर आती है। वो तो आप लोग छापते नहीं है ना, आप लोग बताते हैं। उन लोग की गुटबाजी तो चरम सीमा पर। पत्रकारों पे आभार होता है। हाँ, बिल्कुल हम पत्रकारों पे ये कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो हमारे आदरणीय नेताजी भी यही कहते हैं कि भाई पत्रकार लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग उनसे मिले हुए, हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आप लोग उनके सत्ता के दबाव में रहकर आप लोग हम उनकी बात बताते ही नहीं है। मतलब हम लोग भी, मतलब जैसे गोदी मीडिया चल रहा है तो हम लोग भी किसी ऐसी गोदी वाली मीडिया की आत्मा नहीं, बिल्कुल हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो बहुत ईमानदार पत्रकार हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई को उजागर करने का पहला कर्तव्य आप लोगों का है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इस सत्ता के दबाव में रहकर आप लोग सच्चाई उजागर नहीं कर पा रहे। इसको हम समझते हैं, क्योंकि आप पर भी FIR हो जाएगी और आप लोग भी कहीं भाजपा के सरकार हो जाएंगे। तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये हम आपको निश्चित बता दें कि भाजपा में जितनी चरम सीमा पर गुटबाजी है, मैं आपको पिछले 2 दिन पहले की बात करती हूँ। यदि गुटबाजी ना होती तो हमारे मुंगावली में जो यादवान सिंह यादव जी हैं, जो उनके पिताजी पूर्व भाजपा के विधायक भी रहे और अच्छे गद्दावर नेता रहे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार होकर ही कांग्रेस में ज्वाइन की है। तो ये तो बताइए कि गुटबाजी तो हो रही है। सिंधिया जी ने अपना गुट फैलाया, मुंगावली अशोकनगर उससे जो हारे, उनको कहीं ना कहीं दुख था और इस वजह से उन्होंने वहाँ पर जो उनको जिस व्यक्ति ने उनको हरवाया या भाजपा में रहकर उन्होंने अपनी पार्टी का काम किया और वो कांग्रेस से हारे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहां जाकर उनसे बदला लेने की एक नियत से उन लोगों को उपेक्षित किया होगा। तभी यही कारण रहा होगा कि उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में करी। मतलब आपका ये मानना है कि कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल निश्चित रूप से, जो मीडिया के कारण दिखाई नहीं दे रही है, और मीडिया को उसे दिखाना चाहिए। जी। मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा, अगर भाजपा में गुटबाजी है तो वो दिखाएं, हम भी दिखाएंगे। अब बात आती है आप राहुल गांधी जी। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी को एक कोर्ट में मानहानि के मुद्दे पर सजा मिली। इसको लेकर पूरी कांग्रेस में विरोध के स्वर मुखर हैं। काफी बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट हो रहे हैं। ट्विटर पे जयराम नरेश जी हैं, मनु सिंघवी जी हैं, तमाम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। तो इस पूरे मामले को आप किस चीज से, राजनीति के कौन से पहलू से आप जोड़ते हैं? देखिए, चूंकि जो न्यायपालिका का जो आदेश है उसका तो मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस सत्ता में जो वर्तमान सत्ताधारी हैं, इनके दबाव में रहकर कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो दबिश है, न्यायपालिका भी खुल के निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। मैं उनका सम्मान कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह न्यायपालिका को दबाकर, जिस तरह की ये राजनीतिक प्रलोभन देकर
या साम दाम दंड भेद बनाकर ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पर जो दबाव बनाकर इन्हें केस FIR दर्ज किया है, इसके लिए इससे राहुल गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग आगे ऊपरी अदालत में जाएंगे और निश्चित रूप से जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इन लोग के अनुसार हो जाए। हम तो ये कहेंगे कि हम लोग को न्याय मिलेगा, ये हम लोग को भरोसा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कोई अपने लिए व्यक्तिगत नहीं किया है। उनने उन मुद्दों को उजागर किया है जो जनता के लिए है। उनने उस भ्रष्टाचार को उजागर किया है। आप नीरव मोदी की लीजिए, नाम लीजिए, इसने कितना घोटाला किया है SBI में, NBI में, तो कितने घोटाले किए। उनको उजागर, उनको बताने के लिए कि जनता का जो पैसा है ये लेके विदेश भाग गए हैं और आप इन लोग को यदि संरक्षण दे रहे हैं या आपकी सरकार होते हुए आप इनको वापस नहीं बुला पा रहे, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की विफलता है। उसको उजागर करने के लिए यदि वो कहते हैं, और राहुल गांधी का कतई कोई उद्देश्य नहीं था किसी समुदाय को लेकर। यदि इस विषय में हम आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि राहुल जी ने कोई नाम मोदी जी का नहीं लिया था, लेकिन कुछ लोगों को इंगित किया था, तो वो कौन सा वाक्य आप सुनाएंगे? मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि चूंकि 2019 लोकसभा का चुनाव था और 2018 की जो घटना है, तो 2018 में ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग जिस तरह से देश के पैसों का गबन करके या मनी लॉन्ड्रिंग का जो उन पे अपराध हुआ है, इनको करके ये लोग देश छोड़कर भाग गए थे और भारत में उनको भगोड़ा भी साबित किया था। तो चूंकि चुनावी दौर था और चुनावी दौर के दौरान ऐसे लोग जो कि सारे के सारे गुजरात से आते हुए हैं, गुजरात के रहने वाले, गुजरात से रहने वाले हैं, और ये लोग देश का पैसा लेके ये लोग भाग गए हैं, या जितना पैसा गबन किया है इसको लेकर इन लोग को पकड़े जाने की जगह ये लोग भाग गए हैं। और जहां अपने पूरे भारत देश में सरकार किसकी गवर्नमेंट है? भारतीय जनता पार्टी की। तो मोदी जी चाहते तो इन भगवानों को वापस लाकर इनको सजा दिला सकते थे, लेकिन नहीं दिलाई। कहीं ना कहीं इनको संरक्षण रहा होगा। तो इसी दौरान लोकसभा का चूंकि चुनाव था, राहुल जी की सभा थी, तो उन्होंने उन्हीं भगवानों पर इंगित करके ये कहा कि ये आपराधिक लोग हैं जिन्हें देश की जनता का नुकसान किया है, देश को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई है। ऐसे लोगों को यदि आप संरक्षण दे रहे हैं तो उनके लिए गलत बात है। तो उसके लिए इंगित किया था, ना कि इसके लिए गेम था। इसमें मतलब आप कहें नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये लोग देश की मनी लॉन्ड्रिंग करके भागे, और राहुल जी ने जब इनका नाम लिया तो ये मोदी जी को, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को या उनके जो समर्थक है उनको बुरा लगा और उन्होंने राहुल जी पे केस डाला। बिल्कुल, हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं मोदी जी के इशारे पर जो राहुल जी पर अपमानना का जो मुकदमा किया है, तो ये उन्हीं के द्वारा किया गया है। लेकिन मैं कोर्ट का आज भी मैं सम्मान कर रही हूँ, ये फैसले की सम्मान कर रही हूँ। निचली अदालतों ने ये फैसला दिया, हमें निश्चित रूप से हमें 30 दिन का टाइम मिला है और हमें पूरा भरोसा है इस देश की न्यायपालिका पर कि ये निश्चित रूप से राहुल जी के पक्ष में फैसला देंगी। और हम ये भी बता दें कि ये लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो माफी किस लिए मांगे? क्योंकि राहुल गांधी एक कांग्रेस विचारधारा का ऐसा व्यक्ति है जिसने देश के लिए आजादी दी है, जिसके परिवार ने देश को आजाद किए करने में महत्वपूर्ण अपने प्राणों की निछावर की है। ऐसे व्यक्तित्व का वो राहुल गांधी एक व्यक्ति है जिसने कांग्रेस पार्टी ने जैसे हर मुद्दे पर उठाया है, जैसे जनता की आवाज उठाई। आज आप सदन की बात कर लीजिए, मैं तो आपसे बोल रही हूँ कि यदि हम सदन में अपनी बात रखते हैं तो ये लोग माइक के स्पीकर बंद कर देते हैं या उस माइक को म्यूट कर देते हैं। तो अगर हम सदन में नहीं बोल सकते तो सभाओं में तो बोल सकते हैं, उसमें भी हमारी बोलने की अभिव्यक्ति है जो उसकी स्वतंत्रता को आप छीन रहे हैं। यदि उठाते हैं तो आप उस पर केस दायर कर देते हैं। तो ये तो कांग्रेस इस विषय में राहुल जी को सजा हो गई है, इस विषय में कांग्रेस का आगे का आपके पास आए होंगे, कुछ निर्देश आए होंगे, क्या कांग्रेस करने जा रही है? निश्चित रूप से हमारे जो परम सम्मानीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी है, उनके साथ जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि ऐसा ही होता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आंदोलन के लिए बात होगी। तो इसके लिए कुछ भी हो, क्योंकि हमने तो देश की जनता की आवाज उठाई है और ये आवाज नहीं डरेगी। ना राहुल गांधी डरने वाले, ना हमारी कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। ये आगे भविष्य में जान के भारतीय जनता पार्टी को दिखा देगी कि 2023 और 24 में आपकी गवर्नमेंट कैसे बनती है। चलिए, ये बढ़िया बात है, आप लोगों ने ठान लिया है कि 2023-24 में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनने देंगे। अब हम एक बार फिर स्थानीय मुद्दे पर अंतिम प्रश्न के रूप में आपके पास आते हैं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री बीना में आए, किसानों की अतिवृष्टि ओलावृष्टि को लेकर कुछ घोषणाएं करके गए। बीना का लॉ एंड ऑर्डर भी आप देख रही हैं, बीना को जिला बनाए जाने की मांग भी लगातार आप देख रही हैं। तो इन सब मुद्दों पर आप कम शब्दों में आप ये बताइए कि इनको लेके आपका क्या विचारधारा है, आपका क्या सोच है? चूंकि आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की, तो हम तो उनको घोषणा भी कहते हैं।
क्योंकि इनने इतनी ज्यादा घोषणाएं कर रखी हैं, यदि इनके लैपटॉप या मोबाइल को देखें तो इन लोगों को खुद भी पता नहीं कि मैंने कहाँ घोषणा की है। पिछले कई बार हमारे यहाँ जिला बनाने का मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, उसमें हम लोगों ने खुद भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, सारे संगठन के लोग उसमें हड़ताल थे। तो मुख्यमंत्री जी से और वहाँ एक जो डेलीगेशन गया था जिला बनाओ समिति का, वो भी डेलीगेशन में गया था, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से हम बीना को जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक बीना को जिला कहाँ बनाया गया। तो ये तो घोषणावीर है, कभी भी घोषणा कर देते हैं। वर्तमान स्थिति में अभी 2 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे क्षेत्र में आए थे, तो इससे पहले भी आए थे, पिछली बार भी ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई थी, किसानों को इन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आप लोगों को जो भी राहत राशि होगी हम लोग देंगे, लेकिन नहीं दिया है। तो इनके खोखले वादे हैं, इन लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ वादे करना और ऐसे झूठ बोल कर इन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन जनता जान चुकी है, किसान जान चुका है, युवा जान चुका है, महिला जान चुकी है कि इनकी घोषणा जो खोखली होती है इनसे कुछ होना जाना नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग 2023 में कांग्रेस के बारे में बीना का लॉ एंड ऑर्डर, बीना का लॉ एंड ऑर्डर तो आप वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं, जिसमें सरेआम चाकू से गोंदा जाता है, महिलाओं को का रेप की घटना हो रही है। यदि कोई आवाज उठाता है तो आप देख रहे हैं वर्तमान में एक आवासवत की घटना थी, एक बालिका के उसमें हुई थी कि वो लड़की कहीं तीर्थ स्थल पर गई और वो लड़की वहां पर मर गई। उसके लिए उन लोगों ने सिर्फ इसलिए कि हमें न्याय चाहिए इसकी गुहार लगाई और 32 लोगों पर केस दायर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन भाजपा के दबिश में है और कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे बीना की जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। काफी कमजोर है यहाँ की, बिल्कुल। बहुत आपने जो मुद्दे उठाए, जो आपने हमारे बातों के उत्तर दिए, बड़े बिंदास आपके सवाल हैं और आपने बड़े स्पष्टवादिता के साथ उत्तर दिए हैं। आप हमारे स्टूडियो पर आए, हम आपकी बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी निर्मला सप्रे, जिला कांग्रेस की अध्यक्ष और विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी, हो सकता है हमारी शुभकामनाएं साथ में हैं कि आगामी प्रत्याशी के रूप में भी वे हमें दिखाई दें और चुनाव जीतें। टुडे एमपी एक्सप्रेस की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देखा सुना। अब एक और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।